हेलो नमस्कार। समत्कस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास के अंतर्गत हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है उनकी क्लास लेने वाले हैं। और हमने ज्योग्राफी की सीरीज प्रारंभ कर दी थी दो स्वरूप में, एक एमसीक्यू क्लास की, एक बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक नोट्स बनाने के फॉर्मेट के अंतर्गत। आज हम नोट्स बनाने के फॉर्मेट में क्लास लेंगे और आज का टॉपिक रहेगा नदियों के कार्य। आपके सिलेबस में दे रखा है नदी के कार्य, नदी के कार्य, ये आपके टॉपिक दे रखा है। बहते जल का कार्य या नदी का कार्य इस रूप में दे रखा है। तो हमने एक एमसीक्यू क्लास है, दो जो टॉपिक कवर अप हो रहा है उसकी एमसीक्यू क्लास लेकर आ रहे हैं जो रिवीजन के फॉर्मेट में होती है। इसके अलावा हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो जनरल सभी पेपर्स के लिए कॉमन है उनकी क्लासें भी चल रही है। थोड़ा सा ज्योग्राफी की ये सीरीज क्लासें कुछ दिन के लिए थोड़ी सी लेट हुई है, काफी कमेंट्स भी आए हैं स्टूडेंट्स के कि सर नियमित रूप से क्लासें नहीं आ रही है, हम आप नोट्स बना रहे हैं और आपकी क्लासें नहीं आ रही है। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि क्लास से सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा गैप आता है क्योंकि हम अन्य विषय की भी क्लासें लेते हैं, जैसे आपके शैक्षणिक मैनेजमेंट, आपके शैक्षणिक प्रबंधन की क्लासें हैं वो भी चल रही है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लासें भी चल रही है। और साथ में हम जियोग्राफी के अंतर्गत भी दो सीरीज लेके आने वाले हैं जल्द ही। हम प्रैक्टिकल जो जियोग्राफी है 12th लेवल का प्रैक्टिकल है, जो मापनी है मानचित्र है, उसकी बहुत शानदार एकदम नोट्स बनाने के फॉर्मेट के अंतर्गत क्लासें लेकर आने वाले हैं। इसीलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स होने से पहले पहले हम कंप्लीट कोर्स निःशुल्क एकदम नोट्स बनाने के फॉर्मेट में करवाने वाले हैं, साथ ही एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। और वो आप फर्स्ट पेपर के अंतर्गत देख रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। तो आज की क्लास आपका समय व्यर्थ ना करते हुए ज्योग्राफी की क्लास सीरीज में हम आज पढ़ रहे हैं नदी के कार्य। हमने इससे पहले हमने अच्छे से पढ़ लिया था, जो नए हैं उनके लिए बता दूं, उससे पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता दिया था, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में बता दिया था, भूकंप ज्वालामुखी के बारे में बता दिया था, पवनों के कार्य के रूप में बहुत अच्छे से क्लासें हो रखी है, उसकी एमसीक्यू क्लासें भी हो रखी है। तो आज हम बात करेंगे नदी के कार्य, नोट्स बनाने के फॉर्मेट में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं क्लास के रूप में। तो आज की क्लास का केंद्र बिंदु रहेगा हमारे नदी के कार्य, और इसके संबंध में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों दे रखा है, और जहां हम भू आकृतिक भूगोल पढ़ रहे हैं वहां ये टॉपिक देने का क्या पर्पज है, इसे पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में ही नदी के परिचय की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? नदी के परिचय की बात करेंगे। इसके साथ में ही नदी के कार्य की बात करेंगे। नदियों के नदी के कार्य, नदी के क्या क्या कार्य हैं इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत भी हम तीन कार्यों के रूप में, जैसे नदी का कार्य अपर्दन करना है तो अपर्दन, अपर्दन, परिवहन, और आपके हम बात करेंगे निक्षेपण की। इसकी बात करने वाले हैं निक्षेपण की। और डिटेल में हम बात करेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। अपर्दन के अंतर्गत भी अपर्दन के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, रूपों के बारे में बात करेंगे, अपर्दन के कार्य किस प्रकार से होता है उसके रूप में बात करेंगे कि हम देखेंगे घूर्णन क्रिया के द्वारा, अपर्दन घूर्णन क्रिया, घूर्णन क्रिया के द्वारा, या फिर हम बात करेंगे अपघर्षण के बारे में, अपघर्षण, अपघर्षण के बारे में। इसके साथ में ही हम बात करने वाले हैं अपर्दन के अंतर्गत सन्निघर्षण, ये अपर्दन किस स्वरूप में होगा उसकी बात करेंगे। और एक बात करेंगे जल गति, जल गति के रूप में, जल गति के रूप में, जल गतिका के रूप में या जल गति के रूप में बात करेंगे, जल गति किस स्वरूप में मतलब अपर्दन होता है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करने वाले हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं, जल गति क्रिया बोले या जल गति एक्शन बोले। और हम बात करेंगे निक्षेपण की, निक्षेपण के माध्यम से किस प्रकार परिवहन की बात, अपर्दन हो गया। परिवहन की यदि हम बात करना चाहें तो परिवहन के रूप में हम बात करेंगे, परिवहन के रूप में परिवहन, इसके अलावा अपर्दन के सिद्धांत की भी बात करेंगे। अपर्दन का क्या सिद्धांत है, अपर्दन सिद्धांत,
क्योंकि नदियों के कार्य के रूप में, तो कार्य के रूप में जो भी घटनाएं होती हैं उस संबंध में सभी बातें करने वाले हैं। अपरदन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, अपरदन के स्वरूप के बारे में भी बात करेंगे, हम बात करेंगे परिवहन के बारे में। तो परिवहन के अंतर्गत छठी शक्ति का नियम बात करेंगे कि छठी शक्ति का नियम क्या है। छठी शक्ति जो गिलबर्ट बोथ ने दिया था, छठी शक्ति नियम, सिद्धांत जिसे बोलते हैं, नियम बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। परिवहन प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे, परिवहन की प्रक्रिया किस रूप में होती है, आपके लटकन के द्वारा, घुलन के द्वारा, लुढ़क कर किस प्रकार से परिवहन के अंतर्गत गतियां होती है उसकी हम बात करेंगे। निक्षेपण की बात करेंगे, निक्षेपण किस प्रकार से होता है, क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नदियों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, नदी की स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। इसकी बात करने वाले हैं, स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे, स्थलाकृतियों के बारे में। और स्थलाकृतियां भी दो स्वरूप में, एक अपरदनात्मक स्थलाकृति, अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में, और एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि हम बात करें अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की, यदि बात करें स्वरूप में, यदि मैं चर्चा करूं अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के रूप में, यदि हम बात करना चाहें तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के रूप में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नदी घाटी के बारे में। नदी घाटी या वी आकार की घाटी, वी घाटी के बारे में। इसके साथ में ही गार्ज कैसे निर्माण होता है, या फिर उसके विस्तृत रूप में कैनियन कैसे निर्माण होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में ही हम बात करने वाले हैं नदी वेदिका, या सबसे पहले बात करें जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। जलप्रपात और शेपिका भी कहीं बोला जाता है। इसके साथ में हम नदी वेदिका बात करेंगे, नदी वेदिका, नदी वेदिका, नदी वेदिका के बारे में, या संरचनात्मक सोपान के बारे में, संरचनात्मक सोपान, सोपान का निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी बात करेंगे। फिर बात करने वाले हैं नदी विसर्प, नदी विसर्प का निर्माण किस प्रकार से होता है और विसर्पण किस प्रकार से होता है, गोकुर झील किस प्रकार से निर्मित होती है, हम उसकी बात करेंगे। इसके साथ में ही हम बात करने वाले हैं संप्राय मैदान के बारे में। संप्राय मैदान का निर्माण होता है, जिसे पेनिप्लेन्स का निर्माण किस प्रकार से होता है वो भी हम आपके अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के स्वरूप में हम बात करेंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें, पीछे क्या रह गया है आपके, नदी विसर्प, संप्राय मैदान हो गया, संरचनात्मक हो गया, नदी वेदिका हो गया। इस प्रकार से इन आकृतियों के बारे में बात करें। जल प्रपात के साथ जल गर्तिका के बारे में बात करेंगे। जल प्रपात और जल गर्तिका, पोर्ट हॉल्स जिसे बोलते हैं, जल गर्तिका, इनके निर्माण के बारे में भी हम बात करेंगे। इस प्रकार से नदियों के अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। और ठीक वैसे ही हम बात करने वाले हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपके जलोढ़ पंख के बारे में, एलुअल फैन पंख के बारे में, जलोढ़ जलोढ़ कोण के बारे में, जलोढ़ कोण के बारे में। इसके बाद में कोण या शंकु जिसे बोला जा सकता है, शंकु के बारे में। इसके अलावा आपके बात करेंगे पहाड़ निर्मित मैदान के बारे में बात करेंगे। पहाड़ निर्मित मैदान, पहाड़ निर्मित मैदानों के बारे में निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के रूप में बात करेंगे। इसके साथ में ही हम बात करेंगे आपके डेल्टास के बारे में, डेल्टा के निर्माण के बारे में बात करेंगे, और डेल्टा के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, किस किस के प्रकार के होते हैं और कौन कौन से किस प्रकार से निर्माण होता है, हम पूरा डिटेल्स में उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी स्थलाकृतियों का स्वरूप रहेगा। और पीछे कुछ रह गए हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ। डेल्टा निर्माण हो जाएगा, डेल्टा के अलग अलग प्रकार, सामान्य चापाकार डेल्टा है, या फिर आपका पंजानुमा, पक्षी के पंजानुमा अलग आकार का है, एस्पिरी से इसे बोलते हैं। आपके निर्माण के बारे में हम बात करेंगे, एस्चुरी जिसे बोलते हैं, एस्चुरी के निर्माण या परित्यक्त डेल्टा के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंतर्गत कि आपके
जो आज चीज जो इस बारे में चर्चा करेंगे, नदी के कार्यों के बारे में, उसकी बैकग्राउंड्स को समझेंगे, उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, नदी क्या है, किस रूप में है, उसकी चर्चा करेंगे। नदी के कार्य के रूप में हम अपरदनात्मक कार्य, परिवहन और निक्षेपण के रूप में देखेंगे। अपरदन के सिद्धांत क्या है, अपरदन किन किन स्वरूपों में होता है, अपरदन के क्या क्या इस्तेलाह किस प्रकार से होगा, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। लंबवत है या आपका पार्श्व अपरदन है, उसको डिटेल में समझेंगे। परिवहन क्या है, परिवहन के सिद्धांत क्या है, छठी शक्ति का नियम क्या है, परिवहन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। निक्षेपण के बारे में बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, नदी के कार्य। फिर नदियों से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा से करने वाले हैं। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में, नदी घाटी, वी घाटी, गार्ज, कैनियन का निर्माण, जलप्रपात, जलगर्तिका का निर्माण, नदी वेदिका, संरचनात्मक सोपानों का निर्माण, नदी विसर्प किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, नदी विसर्प से क्या क्या स्थलाकृतियां बनती है, गोकुर झील कैसे बनती है, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। संप्राय मैदान या पेनिप्लेंस मैदान जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है, ये ध्यान रखना। और जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के रूप में हम बात करने वाले हैं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु या कोण, पहाड़ निर्मित मैदान जिसमें बांगर है, खादर है, उसके बारे में बात करेंगे। और डेल्टा का निर्माण करेंगे, और डेल्टा भी कितने प्रकार के होते हैं और किस किस स्वरूप में होते हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा मुख्य बिंदु यही रहेगा, और हम बिल्कुल एकदम जीरो से एडवांस लेवल नोट्स बनाने के फॉर्मेट में समझाने वाले हैं। बिल्कुल एकदम जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तो इस क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। और अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो पहले तो इस क्लास को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप अपने सहपाठियों के साथ में, परीक्षार्थियों के साथ में, उनको आप क्लास जरूर शेयर कर रहे होंगे। आप कमेंट करते हैं सर कंटिन्यू क्लास नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप शेयर करेंगे और हमें फीडबैक देंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और जल्दी से क्लास लेकर आने का फॉर्मेट रहता है। कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग स्वरूपों में क्लास चलती है, तो दूसरे जैसे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत क्लास चलती है उसकी ज़्यादा आपकी व्यूअरशिप आती है, फीडबैक आता है, तो उसकी कंटिन्यू क्लास रहती है। कई बार ये पीछे रह जाता है, ये सब्जेक्ट का है, हम जानते हैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए थोड़ा होता है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस क्लास को क्या लेकर आ सकें, मोटिवेशन के साथ में बहुत अच्छे से क्लास को तैयार करके आपके समक्ष लेके आ सकें। ठीक है, तो हम शुरू करें क्लास के आज के क्लास के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नदी के स्वरूप के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपके नदी का पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें, ये आपका बैकग्राउंड की यदि हम बात करें, इस टॉपिक के बारे में बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, हम जियोग्राफी के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी जो भू स्थलाकृतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर उच्चावच के विकास क्रम का जब अध्ययन करते हैं, विकास क्रम के अध्ययन के स्वरूप के अंतर्गत हम जिस विकास क्रम होता है, जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो प्राथमिक संरचना, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं का जो भी धरातल पर निर्माण हुआ है, उसके पीछे बल लगता है, और उस बल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। हमेशा जैसे मैं बात करता हूँ, अभी तक जो भी भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही है उसमें सभी में ये बैकग्राउंड कॉमन बैकग्राउंड के रूप में बात की है। बल लगता है, और बल को हमने कितने भागों में बांटा है, बल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्स जिसे अंतर्जात बल, और एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी बहिर्जात बल। कौन सा बल? बहिर्जात बल लगता है। पृथ्वी पर उच्चावच का विकास क्रम होता है, उसके पीछे बल लगता है, वो दो क्रम। अंतर्जात में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो बल लगता है, और बहिर्जात बल मतलब बाह्य बल लगता है। अंतर्जात बल को एंडोजेनेटिक बल या विषमकारी बल कहते हैं, विषम स्थापक बल कहते हैं, विषम स्थापक बल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है। विषम स्थापक इसलिए कहा जाता है, पृथ्वी पर उच्चावच का निर्माण करता है, धरातल पर उटपटांग रूप से ऊपर नीचे पर्वत पठारों का निर्माण करता है, इसे विषम स्थापक बल कहते हैं। और बहिर्जात बल को सम स्थापक बल कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? सम स्थापक बल कहा जाता है। कौन सा बल? सम। जो आपके उच्चावच जो विषम होता है उनको वापस से सम स्थापन करने का कार्य बहिर्जात बलों के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके माध्यम से। और अंतर्जात बल को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था आपका डायस्ट्रोपिक फोर्स जिसे पटल विरूपिणी बल कहा जाता है, गति के हिसाब से जो धीरे गति से गति करता है, धीरे गति से लगता है, उसे पटल विरूपण बल कहते हैं। एक होता है आकस्मिक सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, आकस्मिक बल, सडन एंडोजेनेटिक बल या आकस्मिक बल। और पटल विरूपणी बल को भी पुनः दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया आपके महादेश जनक बल जिसे एपिरियोजेनेटिक फोर्स, महादेश जनक बल, और ओरोजेनेटिक फोर्स यानी पर्वत निर्माणकारी बल। कौन सा बल? पर्वत निर्माणकारी बल।
पर्वत निर्माणकारी फोर्स बल का आता है। और आकस्मिक बल के अंतर्गत हम बात किए थे ज्वालामुखी ज्वालामुखी और वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक यानी भूकंप भूकंप के बारे में, जो अचानक बल प्रकट होता है, अंतर्जात बल के अंतर्गत आता है, आकस्मिक बल के अंतर्गत आता है, महादेश बल के ऊपरमुखी अधोमुखी पर्वत निर्माण कार्य के अंतर्गत आपका आता है संपीड़नात्मक और तनावमूलक बल। संपीड़नात्मक और तनावमूलक बल हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लासों के अंतर्गत हमने चर्चा की थी। तनावमूलक बल, संपीड़नात्मक में वलन और संवलन बनता है। तनावमूलक के अंतर्गत आपका चटकन और भ्रंशन जिसे बोलते हैं वो बनता है। हमने बात चर्चा से कर ली थी। हम आज बहिर्जात बल के अंतर्गत यदि बात करें तो बहिर्जात यानी बाह्य बल, जो धरातल समस्थापक बल है, वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है या अन्य कारकों से धरातल पर वायुमंडलीय सतह की वजह से, जलवायु की वजह से जो निर्मित होता है, उच्च दाब निम्न दाब, पवनों का गति है, नदियों की गति है, सागरीय गति है, उसके द्वारा जो बल निर्मित होता है वो बहिर्जात बल होता है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जैसे पवन के कार्य, नदी बहता हुआ जल, जैसे हिम या ग्लेशियर के माध्यम से, या सागरीय तरंगे, ये सब बहिर्जात बलों के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बहिर्जात बलों के अंतर्गत आते हैं। और बहिर्जात बल होता है वो पृथ्वी के तृतीयक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तृतीयक प्रकार की संरचनाओं, स्थलाकृतियों का निर्माण करने में उसकी भूमिका होती है। पवन, नदी, हिम और सागरीय तरंगे होती है जो स्थलाकृतियों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है धरातल पर। और स्थलाकृतियों के निर्माण और विकास के बारे में अध्ययन भू आकृतिक भूगोल में किया जाता है। इसीलिए ये टॉपिक आपके भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत नदी, पवन और हिम और सागरीय तरंगों के माध्यम से जो कार्य होते हैं वो आपके सिलेबस में दे रखा है। ये इसका बैकग्राउंड है। यदि हम बात करें कि आपके भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत क्यों है, क्योंकि ये बहिर्जात बल के अंतर्गत ये आते हैं और इससे स्थलाकृतियां निर्मित होती है, इसलिए ये आपके सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें नदी के परिचय के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, परिचय के यदि बारे में बात करें तो परिचय ये है कि नदियां हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चलती है। ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण मतलब ये है कि नदियां ढाल के प्रदर्शित करती है। नदियां किसको प्रदर्शित करती है? नदी नदी ढाल को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? ढाल को प्रदर्शित करती है। नदियां उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर प्रवाहित होती है, ऊंचाई से निचाई की ओर प्रवाहित होती है, और ऊपर से अपर्दन करते हुए नीचे की ओर आती है, निक्षेपण करती है। ये आपको मालूम है इसके सामान्य परिचय के रूप में। और नदियां अनेक प्रकार की होती है। नदियों का स्वरूप के हिसाब से देखें, नदियां स्थायी प्रवाहित होती है, कहीं पर अस्थायी रूप से भी प्रवाहित होती है। स्थायी मतलब हमेशा प्रवाहित होने वाली नदियां है, कहीं पर अस्थायी रूप से प्रवाहित होती है, कहीं विस्तृत मात्रा में हो सकती है। कोई बड़ी नदी हो, कोई छोटी नदी हो, कुछ आंतरिक नदियां हो, कुछ सागर में गिरने वाली नदियां हो, उस रूप में होती है। और नदी को सरिता भी कहा जाता है। नदी को क्या कहा जाता है? सरिता, सरिता भी कहा जाता है। ये इसका सामान्य परिचय है। क्या है इसका सामान्य परिचय है? हम अब बात करने वाले हैं नदी के कार्य। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नदी के कार्य के रूप में हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझ में आ रहा है कि आपको हम बहुत जीरो से एकदम बेसिक से प्रारंभ कर रहे हैं ताकि आपको डिटेल्स में अच्छे से समझ में आ जाए। चीज़ें बहुत सरल तरीके से समझी जा रही है, कोशिश की जा रही है। नदियों के परिचय के बारे में बात की। नदियां ढाल के रूप में चलती है, गुरुत्वाकर्षण है, या फिर नदियों उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर प्रवाहित होती है। और नदी सरिता के रूप में है। नदी स्थायी, अस्थायी, आंतरिक और बाह्य हो सकती है। आंतरिक मतलब स्थल भाग पर ही नदियां होती है, उसमें आपके विलुप्त हो जाती है। और बाह्य मतलब होता है समुद्र में जाकर गिरती है नदियां वो। और आपके स्थायी के मतलब है 12 मासी रूप में, स्थायी रूप से लंबे समय से चल रही है। और कुछ नदियां हैं जो आपके मतलब कि मौसमी वर्षा के मौसम के अंदर प्रवाहित होती है और बाकी ग्रीष्म काल में प्रवाहित नहीं होती है। उस टाइप से नदियों के स्वरूप में हम देखते हैं। नदियों के यदि हम कार्य की बात करें तो नदियों का कार्य के रूप में हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक नदी का कार्य होता है अपर्दन का कार्य, एक नदी का कार्य होता है परिवहन का कार्य। क्या नदी का काम होता है? परिवहन का कार्य होता है। एक नदी का कार्य होता है निक्षेपण का कार्य। क्या होता है? निक्षेप करना का काम होता है। निक्षेप का अवसाद का जमाव का कार्य होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। नदी के अपर्दन का कार्य, निक्षेपण का कार्य उसके रूप में कहा जाता है। और नदी अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन सबसे पहले है, अपर्दन का मतलब कटाव।
अपर्दन का मतलब अपसय करना, अपसय करके उसको प्रवाहित करना, उसे अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के अंतर्गत हम बात करेंगे नदियों किस स्वरूप में अपर्दन करती है। उससे पहले हम बात करेंगे अपर्दन का नियम क्या है, अपर्दन का सिद्धांत किसे कहते हैं। अपर्दन का सिद्धांत ये कहते हैं, जब नदियां प्रवाहित होती है तो अपने साथ में अवसाद लेके आती है। क्या लेके आती है? अवसाद के कण लेके आती है, अपने उसके पास में प्रवाहित होती है, कटाव करती है। तो इसके पास में नदियों के साथ में यदि उसके साथ में अवसाद बहुत ज्यादा हो, कटाव के रास्ते में जो चट्टानें आती है, जो भी स्थल रूप आते हैं, उसको कटाव के साथ में कुछ पदार्थ लेके आती है, जब उसके साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद हो या फिर बिल्कुल अवसाद नहीं हो, दोनों परिस्थिति में अपर्दन बहुत कम होता है। मध्य स्थिति के अंदर अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत कम भी नहीं हो और बहुत ज्यादा भी नहीं हो, तब उसका अपर्दन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसे ही अपर्दन का सिद्धांत कहते हैं सामान्य भाषा में। तो अपर्दन के सिद्धांत के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपर्दन होता कैसे कैसे है, उस प्रक्रिया के रूप में मैं यदि बात करूं, उस स्वरूप में यदि मैं बात करूं, तो अपर्दन के रूप में वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपर्दन के लिए प्रक्रिया होती है वो चार है। एक होता है घुलन क्रिया। नदियों के नदी जब प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से नदियों के अंतर्गत अवसाद घुल जाते हैं। क्या कहा जाता है? जब घुल जाए, घुलन प्रक्रिया हो जाए, तो घुलन क्रिया के दौरान ही क्या हो जाएगा? जब आपका घुलन हो जाता है तो वो नदियों के साथ में उसका कटाव होकर नदियों के साथ में प्रवाहित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दूसरी क्रिया होती है आपका अपघर्षण। क्या होता है? अपघर्षण। अपघर्षण उस प्रक्रिया को कहते हैं जब नदियों के साथ में अवसाद हो, अवसाद जब रास्ते में कोई भी स्थल स्वरूप आए, रास्ते में कोई भी पदार्थ आए, चट्टान आए या फिर अवरोधक आए, उसको काटते हुए, उसका घर्षण करते हुए आगे बढ़े, तो उस क्रिया को अपघर्षण बोलते हैं। नदी के बीच में जो अवरोधक आ जाए, अवरोधक आए या किनारे पर कोई चट्टाने हो, उसको काट कर उसको घर्षण करते हुए गति करती है, उसे अपघर्षण कहा जाता है। और एक क्रिया होती है शनि घर्षण की। किसकी क्रिया होती है? शनि घर्षण। शनि घर्षण का क्या मतलब है? शनि घर्षण का मतलब ये होता है जब नदियों के साथ में जो अवसाद होते हैं, जो चट्टाने होते हैं, जो कण होते हैं, जो कणों का जो आपस में जो कण प्रवाहित होने के दौरान उसमें अवसाद जब आपस में ही घसाव करे, घर्षण करे, उस क्रिया को शनि घर्षण कहते हैं। थोड़ा सा अंतर समझना, जब उसके साथ में अवसाद होते हैं, अवसाद रास्ते में आने वाले जो स्थायी रूप से अवरोध है, उसको चट्टाने हो या पहाड़ी हो या पर्वत हो या बीच में कुछ भी हो, उसके साथ में घर्षण करते हुए आगे बढ़ती है, उसे अपघर्षण बोलते हैं। और नदी के बीच साथ में ही अवसाद प्रवाहित होते हैं, अवसाद आपस में रगड़ पट्टी करते हैं, रगड़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शनि घर्षण बोला जाता है। एक क्रिया होती है जल गति क्रिया। क्या होती है? जल गति क्रिया। जल गति क्रिया का मतलब क्या है? जल गति क्रिया का मतलब ये है केवल रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से नहीं, केवल जल के माध्यम से, उसके के माध्यम से, उत्परिवर्तन के माध्यम से, या लटका कर या तोड़ कर किसी प्रकार से नदियों रास्ते में आने वाले चट्टानों के भाग को वो तोड़कर उसको अपने साथ में यदि प्रवाहित करवा दे, उसे जल गति क्रिया कहते हैं। उसको भी अपघर्षण के माध्यम से, अपर्दन की प्रक्रियाओं के माध्यम से नदियां इस तरीके से क्या करती है? अपर्दन करती है। यदि हम बात करें नदियों का अपर्दन किस प्रकार से होता है, नदियों का अपर्दन मुख्य रूप से यदि बात करें, नदियों का पार्श्व अपर्दन, नदियों के नदी प्रवाहित हो रही है तो साइड के किनारों से अपर्दन करती है। एक अपर्दन, एक लंबवत अपर्दन होता है। जब नदियां प्रवाहित हो रही है तो लंबवत ऊर्ध्वाधर रूप से, क्षैतिज रूप से धरातल पर प्रवाहित करे, धरातल पर अपर्दन करे, तो उसको लंबवत अपर्दन कहते हैं। और पार्श्व अपर्दन मतलब साइड में नदी अपर्दन करती है तो साइड में अपर्दन कहा जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका ये है। आप सब किसान के बेटे होंगे, बहुत अधिक आपने खेती की होगी, तो आपने मतलब देसी भाषा में कहे तो खोडा घेरिया कौन घेरिया, खोडा घेरे है ना। हाँ, मतलब कि आपने मतलब पानी दिया है यदि कैरीज को, या आपने पिलाया है, तो आप पहली बार यदि वहाँ मतलब खेती मतलब पानी दे रहे हो, तो आप देखते हैं जब पानी प्रवाहित होता है, पानी प्रवाह के साथ साथ में जब नदी पानी चलता है धोरी के अंदर, जिसे देसी भाषा में बोले, धोरी के अंदर पानी चलता है, पानी चलने के बाद में जब पानी बंद कर देते हैं तो आप देखते हो उसके पास में जाकर देखोगे तो नदी के रूप में, यदि नू के छोटा रूप में हम पानी देते हैं, धोरी के अंदर होता है, तो साइड में भी कटाव होता है और आपका लंबवत रूप से भी कटाव होता है। जहाँ ढाल अधिक होती है वहां लंबवत रूप से कटाव होता है, जहाँ एकदम समतल है तो साइड के रूप में कटाव होता है। उसको पार्श्व कटाव और उसको हम क्या बोलते हैं? लंबवत कटाव के रूप में बोलते हैं। और जब वो अपर्दन होकर वो साइड में जाकर अपने अपन कैरी होती है, जैसा खोडा बोलते हैं, उसके अंतर्गत जाकर फैल जाती है, रेत, महीन रेत फैल जाती है, जहाँ से पानी अंदर जा रहा है खोडे के अंतर्गत, वह पानी आप देखते हैं तो वह जमा हो जाता है, उसी को निक्षेपण बोलते हैं। सिंपल सा, ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। यदि हम इतना जानते हैं तो यही प्रक्रिया होती है नदी के रूप में, स्वरूप में देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें पार्श्व अपर्दन होता है,
और लंबवत अपर्दन होता है, कहीं बार होता है कि का शीर्ष अपर्दन होता है, नदी का शीर्ष अपर्दन। जब नदी प्रवाहित होती है तो ढाल कई बार होता है, ढाल के अंतर्गत कम हो या फिर नदी का वेग गति कम हो तो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जहाँ नदी प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर बढ़ती हुई क्या करती है, उसका अपर्दन करती हुई सरिता अपहरण हो जाता है। कई बार नदियों का वेग गति चेंज हो जाती है। जैसे मानो सरिता अपहरण जिसे बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बताएंगे आपको सरिता अपहरण के रूप में। जब नदी चल रही है, नदी के साथ में नदी साइड में अपर्दन करे वो ठीक है, एक लंबवत अपर्दन करे वो भी ठीक है, लेकिन कई बार नदी यहाँ से प्रारंभ होती है और पीछे की ओर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उससे बोलते हैं नदी मुख अपर्दन बोलते हैं, नदी मुख अपर्दन। और कई बार ये ढाल इस तरफ होकर इस तरफ ढाल बन जाए तो ये नदी इस तरफ प्रवाहित नहीं होकर इस तरफ से प्रवाहित हो जाए, उसको नदी अपहरण बोलते हैं, नदी या सरिता अपहरण बोलते हैं। सरिता अपहरण, अपहरण करना मतलब उस तरफ ले जाना, दूसरी तरफ हरण कर लेना। नदी इस तरफ से चल रही थी, उसका हरण हो गया, नदी का मुख अपर्दन में पीछे की ओर बढ़ती गई, अपर्दन होते होते उसका अपर्दन हो जाता है, तो नदी मुख अपर्दन भी होता है। तो इस प्रकार से नदियां क्या करती है, नदी अपर्दन का कार्य करती है। सरिता अपर्दन हो गया, पार्श्व अपर्दन हो गया, लंबवत अपर्दन की हमने बात कर ली, और गुणन प्रक्रिया द्वारा, अपघर्षण के द्वारा, सन्निघर्षण के द्वारा, जल गति के द्वारा नदी का क्या होता है, अपर्दन होता है। इसके साथ में ही यदि सिद्धांत की हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि जब इसको ही छोटा कर लेते हैं एक बार के लिए, देखिए। हाँ, तो क्या होता है, जब नदी का वेग के साथ में इसका क्या अनुपात है, तो अपर्दन जो होता है, अपर्दन 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 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है नदी के वेग के स्क्वायर का। यदि का मतलब ये होता है, यदि नदी का वेग दुगुना हो जाए, नदी का वेग बढ़ा दिया जाए तो उसका अपर्दन क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अपर्दन कैसा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अपर्दन की शक्ति बढ़ती है जब नदी का वेग क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नदी का मतलब क्या होता है, अपर्दन का नियम कहते हैं, या अपर्दन उस रूप में कहते हैं कि जब नदी वे नदी के वेग, अपर्दन शक्ति कह सकते हैं, अपर्दन अपर्दन शक्ति के रूप में यदि हम देखें, अपर्दन शक्ति के रूप में, ये डेस्कटॉप ऑडियो बंद करो आप। जस्ट अभी हुआ है, चलो ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू को। नदी शक्ति, अपर्दन शक्ति के रूप में कहा जा रहा है, नदी अपर्दन को नदी वेग का स्क्वायर के बराबर होता है। वापस से एक बार व्यवस्थित तरीके से लिख दीजिए, अपर्दन शक्ति, अपर्दन शक्ति, अपर्दन शक्ति की यदि बात करूं, अपर्दन शक्ति डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नदी के वेग का स्क्वायर, इस डायरेक्ट फॉर्मेट में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि नदी का वेग गुना हो जाए तो अपर्दन शक्ति 2 की पावर 2 मतलब कि 4 गुना बढ़ जाएगा, अपर्दन की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। ये इस प्रकार से नदी के अपर्दन के स्वरूप के रूप में बात करते हैं। तो हमने अपर्दन के रूप में हमने क्या क्या बात किया है, अपर्दन के अंतर्गत हमने बात की है कि अपर्दन किस प्रकार से होता है, गुलन क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल गति के द्वारा होती है। अब गुलन क्रिया क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अपर्दन क्या हो जाए, घुलनकरण हो जाए, पदार्थों के साथ में जो भी अवरोध आता है उसका घुलीकरण हो जाए। जैसे चूना है, चूना के रासायनिक परिवर्तन घुल गया इसके अंतर्गत, तो घुलन प्रक्रिया के द्वारा भी अपर्दन होता है। अपघर्षण के द्वारा रास्ता में जो भी अवसाद आया, अवसादों के रूप में अवसाद रास्ते में आने वाले अवरोधों के साथ में घसाव करते हैं, घर्षण करते हैं, घर्षण के माध्यम से अपघर्षण जिसे बोला जाता है। सन्निघर्षण, अवसाद के जो बड़े बड़े पत्थर है रास्ते में इतना अवसाद हो जो आपस में क्या करे, घर्षण करे, आपस में घर्षण करने की वजह से उसको सन्निघर्षण बोलते हैं। और जल गति क्रिया मतलब जल के द्वारा, रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से नहीं, जल के द्वारा ही चट्टानों को कई बार उसके वेग की वजह से टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और साथ में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो उसको हम जल गति क्रिया के द्वारा, इन स्वरूपों के अंतर्गत अपर्दन होता है। और अपर्दन को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है, और अपर्दन के रूप में बांटा है कि अपर्दन का पार्श्व अपर्दन होता है, साइड में अपर्दन हो, लंबवत अपर्दन हो, मुख का अपर्दन हो, जिसे सरिता अपहरण भी हो सकता है। सरिता अपहरण का क्वेश्चन आता है तो सरिता, जब नदियां जो मुख के द्वारा उल्टा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रूप में ऊपर की ओर नदियों का अपर्दन हो जाए तो नदियां कई बार हरण हो जाती है, नदियों का वेग रास्ता बदल जाता है, उसे सरिता अपहरण कहते
हैं वो हमने अच्छे से पढ़ा। इसके साथ अपरदन शक्ति के बारे में पढ़ा कि अपरदन शक्ति का अनुपात होता है नदी के वेग के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी नदी का वेग दुगुना हो जाए तो अपरदन शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, और यदि नदी का वेग 4 गुना हो जाए तो अपरदन की गति कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। इस तरीके से नदी अपरदन शक्ति का नियम कहते हैं। ये हुआ आपके अपरदन का स्वरूप। और यदि परिवहन का कार्य के बारे में बात करें, परिवहन के रूप में बात करें तो परिवहन किस रूप में होता है? परिवहन का मतलब होता है नदी के द्वारा जो भार ढोया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उस ढोने की प्रक्रिया को हम परिवहन बोलते हैं। हम गति करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, दूसरे स्थान जहाँ पर वहां पर बैठ के जाते हैं, तो वो होता है परिवहन करना। परिवहन के साधन देखते हैं, जैसे बस है, गाड़ी है, रेल है, एरोप्लेन है, वो एक नदी है। इस प्रकार से यदि अपरदन अवसादों की यदि गति के बारे में, परिवहन के बारे में बात करें तो किस में होती है? अपरदन के माध्यम से जो परिवहन होता है, परिवहन में जैसे कि आपका अपन पवनों के बारे में बात की थी, नदियों के बारे में बात की थी, हिम के बारे में बात करेंगे, और सागरों के तरंगों के माध्यम में बात करेंगे। आज हम बात करें नदियों के माध्यम से। नदियों के पानी के द्वारा बहता हुआ जल जब अवसाद को प्रवाहित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसको हम परिवहन बोलते हैं। और परिवहन प्रक्रिया किन किन के माध्यम से होती है उसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कर्षण के द्वारा, कर्षण के द्वारा। एक होता है आपका लटक कर चलना, लटक के माध्यम से। एक आपका होता है घुलन के माध्यम से, घुलकर चलता है, घुलन प्रक्रिया के द्वारा हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक होता है उत्परिवर्तन के माध्यम से, एक है उत्परिवर्तन के माध्यम से यह प्रवाहित होती है। क्या होती है? उत्प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक थोड़ा सा और रह गया अपरदन के माध्यम से, थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ। आधार तल, आधार तल क्या है? आधार तल सिद्धांत क्या है? आधार तल का संकल्पना यदि बात की जाए तो पॉवेल मोदे ने दी थी। किसने दी थी? पॉवेल मोदे ने 1875 के अंतर्गत दी थी। ये क्या होता है? आधार तल सिद्धांत क्या है? आधार तल है कि नदी अपरदन कर रही है, क्षितिज अपरदन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अपरदन करती रही, तो हजारों करोड़ों वर्षों जो नदियां चल रही है तो मतलब पूरा अपरदन कर देती, ऐसा नहीं है। कुछ बहुत लंबे से अपरदन के बाद में कुछ आधार तल आ जाता है, उसके बाद में नदियों का अपरदन क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। उस आधार तल को प्राप्त कर लेती है जब चट्टानें, तो उसको आधार तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार तल। ये बात किसने कही थी? पॉवेल मोदे ने कही थी 1875 के अंतर्गत। तो आधार तल का सिद्धांत दिया था किसने? पॉवेल मोदे ने दिया था। बेस लेवल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेस लेवल बोला जाता है। और हम अब बात कर रहे हैं नदियों के परिवहन की बात में। तो नदियां परिवहन कर्षण के माध्यम से, उत्परिवर्तन के माध्यम से, लटक कर और घुलकर, जिसके बोलते हैं घुल के माध्यम से भी होता है। तो मतलब क्या होता है? कर्षण के माध्यम से मतलब ये होता है नदियों के साथ में कुछ पदार्थ लुढ़क कर चलते हैं, भारी पदार्थ होते हैं, तो नदियों के बारे में लुढ़क लुढ़क कर नदियों के साथ में क्या होता है? तल के साथ में लुढ़क लुढ़क कर गति करते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो एक तो लुढ़क के होते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है उछल कूद करते हुए, छोटे छोटे पदार्थ नदियों से वेग होता है उसमें कूदते हुए गति करते हैं। लटक कर नदियों के साथ में क्या होता है? कई बार बहुत गति तेज होती है, साथ में लटक कर गति करते हैं। एक घुलन क्रिया द्वारा छोटे महीन पदार्थ होते हैं नदियों में घुल जाते हैं, और घुलकर वो प्रवाहित नदियों के साथ में ही प्रवाहित होते हैं, उसको हम घुलन क्रिया के द्वारा प्रवाहित होता है। परिवहन कैसे हो रहा है? कोई उड़ के जा रहा है, कोई लुढ़क के जा रहा है, कोई उछल कूदते हुए जा रहा है, ये परिवहन कहलाता है। और हम परिवहन की यदि शक्ति की बात करें, परिवहन के नियम की यदि हम बात करें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण होते हैं। एक है गिलबर्ट महोदय आए थे, गिलबर्ट गिलबर्ट महोदय, गिलबर्ट महोदय ने छठी शक्ति का नियम के बारे में बात की थी। छठी शक्ति के नियम की बात की थी परिवहन के संबंध में। छठी शक्ति का नियम, नदियों के परिवहन के संबंध में गिलबर्ट महोदय ने छठी शक्ति के नियम की बात की थी। क्या बात की थी? छठी शक्ति का सिद्धांत, छठी शक्ति का सिद्धांत के बारे में बात की थी। छठी शक्ति का सिद्धांत क्या होता है? छठी शक्ति का सिद्धांत के बारे में यह है कि नदी का परिवहन है, नदी परिवहन, नदी परिवहन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नदी के वेग, नदी के वेग के 6 के अनुपात है, घात 6 के अनुपात में होता है। 6 अनुपात में क्या मतलब हुआ? 6 अनुपात का मतलब क्या हुआ? 6 अनुपात का मतलब ये हुआ कि यदि नदी का वेग दुगुना हो जाए, नदी का वेग दुगुना हो जाए तो उसकी परिवहन क्षमता 64 गुना हो जाएगी। परिवहन क्षमता कैसी हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। 64 गुना क्यों हो जाएगी? कि 2 दुगुना मतलब 2 की पावर 6, मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
2 कितना हो 1 2 3 4 5 6 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 होल 2 32 32 दूना 64। यदि नदी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके परिवहन क्षमता कितनी गुना हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। नदी का वेग कितना कर दिया जाए? वेग यदि दुगुना हो जाए, वेट कितना हो जाए? दुगुना हो जाए नदी का, तो उसके परिवहन क्षमता कितनी हो जाएगी? परिवहन क्षमता 64 गुना हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये षष्ठी शक्ति का नियम बताया था। अपरदन कितना हो जाता है? अपरदन क्षमता 4 गुना बढ़ जाती है और परिवहन क्षमता कितनी बढ़ जाती है? परिवहन क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। ये है छठी शक्ति का नियम, पावर 6 के नियम के रूप में। तो इस बात को थोड़ा सा आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखना है। परिवहन शक्ति का नियम किसने दिया था? गिलबर्ट मोदे ने दिया था। और छठी शक्ति का नियम क्या है? नदी परिवहन से संबंधित है। और परिवहन संबंधित होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि नदी का वेग यदि दुगुना कर दिया जाए तो परिवहन क्षमता कितना गुना बढ़ जाएगी? 64 गुना बढ़ जाएगी। और अपरदन शक्ति का नियम क्या था? अपरदन का नियम यह था यदि नदी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका अपरदन करने का सामर्थ्य नदी का वो 4 गुना बढ़ जाता था। ये दोनों बात ध्यान रखना, गिलबर्ट मोदे ने कहा था, ये ध्यान रखना। बेस लेवल के बारे में बात की थी हमने, किसकी बात की? आधार तल की बात पॉवेल मोदे ने 1875 में की थी कि नदी का अपरदन होता है, ये बात सही है, लेकिन एक लिमिटेशन के बाद में अपरदन नहीं होता है। एक भी आधार कोई भी नदी अपना बेस लेवल प्राप्त कर लेती है, आधार तल को प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में अपरदन न के बराबर हो जाता है। उस बेस लेवल का संकल्पना यदि किसी ने प्रस्तुत की है वो पॉवेल मोदे ने 1875 के अंतर्गत की है। इसके साथ में हम नदियों का अपरदन किस प्रकार से गुणन, अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलकृति के द्वारा, परिवहन कर्षण के माध्यम से, उत्परिवर्तन के माध्यम से, लटक कर और घुलन क्रिया के द्वारा परिवहन होता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? यदि हम बात करें निक्षेपण की, नदी का तीसरा कार्य निक्षेप का है, निक्षेपण का है। और निक्षेपण की यदि हम बात करें, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। नदियां क्या करती है? अपना जल जब गति होती है मैदानी इलाकों में, जब नदियां प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने के दौरान अवसाद की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या नदी का वेग बहुत धीमे हो जाता है। धीमे हो जाता है तो नदियों के साथ में जो भी अवसाद होता है, अवसाद का जमा हो जाता है। अवसाद का क्या हो जाए? अवसाद का जब जमा हो जाए उसको ही नदियों का क्या बोलते हैं? नदियों का निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिट करना, जब प्रवाहित होती है तो उसका जमा हो जाता है। सिंपल सा यदि आप किसान के बेटे हैं तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैंने पहले भी बताया है, बहुत इजी वे से समझ में आ जाएगा। नदियाँ ठीक वैसे ही काम करती है जब हम खोडे घेरते हैं, नहीं घेरते। देसी भाषा में यदि मारवाड़ी में यदि बात समझाना चाहूँ, जब आप खोडे होते हैं, खोडे में पानी बेल होती है, बेल नए नए आपके लेते हो, पानी चलता है, तो पानी चलता है तो पानी के साथ में रेत होती है, उसका कटाव होता है। कटाव होकर जब आप खोडे में जाएगा, खोडे में जाएगा तो उसके साथ में जो भी रेत प्रवाहित हुई है वो कैरी के अंतर्गत जमा हो जाता है। ये समझो, ये आपका पौंड है, ये आपका हौद है। हौद के अंतर्गत से यहाँ से पानी जाता है। पानी यदि आप कच्ची धोरी है, जिसे हम कच्ची धोई के माध्यम से, और यहाँ पर आगे जाकर आपके क्या है? आगे जाकर आपकी अलग अलग खड्डे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अलग अलग खड्डे बने हुए हैं। और यहाँ से जब आपका पानी जा रहा है, पानी जाकर इसके कैरी के अंदर पानी जाएगा, यहाँ खड्डे में पानी जाएगा, यहाँ जाएगा, तो जाता है तब यहाँ आपका जो भी कटाव होता है आप देखते हैं धीरे 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 यहाँ पर जमा हो जाता है। आप आराम से थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको दिखेगा रेत का थोड़ा सा जमा होता है। उस जमाव को निक्षेपण बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी जाकर इकट्ठा हो जाता है। और जहाँ से यह कटाव होता है उसको अपरदन बोलते हैं। और इसके साथ में जो अवसाद है, जो रेत के कण हैं, वो इसके साथ में प्रवाहित हो रहे हैं, उसको हम परिवहन बोलते हैं। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। यही नदी का काम होता है। नदी भी इसी स्वरूप में ही काम करती है। ये हमने छोटे रूप में हमने बात की है, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। नदी के 3 कार्य, अपरदन का कार्य, परिवहन का कार्य, निक्षेपण का कार्य, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात नदी के कार्य के बारे में बात कर ली हमने, नदी निक्षेपण के बारे में बात कर दी, परिवहन के बारे में बात कर ली हमने। और अब हम बात करने वाले हैं स्थलाकृतियों के बारे में। स्थलाकृतियां 2 प्रकार की, एक होती है अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, एक होती है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की एक एक करके हम बात करें तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम बात करेंगे। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, नदियों के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। तो अपरदन के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? यदि समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे क्लास,
तो इस क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो अब हम क्लास पहले ही लेते हैं अपरदनात्मक शिलाकृतियों के रूप में हम बात करेंगे नदी घाटी का निर्माण। इसका नदी घाटी या वी आकार की घाटी, वी घाटी की बात करें, किसकी बात करें, वी आकार की घाटी। जब नदियां सबसे पहले पहाड़ों से निकलती है, निकलने के दौरान नदियां सबसे पहले जो लंबवत अपरदन करती है, किस प्रकार से लंबवत अपरदन करती है, लंबवत अपरदन के स्वरूप में करती है। तो लंबवत अपरदन करेगी तो नदियां इस प्रकार से क्या करेगी, कटाव करती, गहरा कटाव करती जाती है, गहरा कटाव करती है। और कटाव के दौरान ये जो आपको वी आकार की सतह दिखाई दे रही है, इसको वी आकार की क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी बोलते हैं। और नदियों के कटाव के कारण लंबवत कटाव ज्यादा होता है, पार्श्व कटाव कम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वी घाटी, वी घाटी या नदी घाटी बोलते हैं। इसका लंबवत अपरदन के माध्यम से इस प्रकार की शिलाकृतियों का यदि निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वी घाटी बोलते हैं। और बहुत लंबे समय के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंतर्गत पार्श्व अपरदन प्रारंभ होता है। लंबवत अपरदन के बाद में पार्श्व अपरदन होता है। तो पार्श्व अपरदन होता है तो इस प्रकार से अपरदन हो जाता है, इस प्रकार से पार्श्व अपरदन प्राप्त हो जाता है। नीचे नदियां एक बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में अपरदन होता नहीं है और पार्श्व अपरदन होता है। जब पार्श्व अपरदन होता है तो उसका गारज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, गारज का निर्माण। वी आकार का विस्तृत स्वरूप ही गारज होता है। क्या होता है, गारज। और जब चौड़ाई बढ़ जाती है घाटियों की तो उसको क्या बोलते हैं, या पार्श्व अपरदन जब हो जाता है, पार्श्व अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा जब नदियां चौड़ी हो जाती है, सागर पहाड़ों के अंतर्गत भाग चौड़ा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। और गार्ज का विस्तृत स्वरूप ही क्या होता है, विस्तृत स्वरूप ही क्या बनता है, कैनियन बनता है। क्या बनता है, कैनियन बनता है। इसका विस्तृत स्वरूप ही कैनियन बनता है। तो वी आकार की घाटी क्या है, उसके बाद में गार्ज क्या है, उसका विस्तृत स्वरूप में कैनियन क्या है। हमने तीनों के बारे में बात की है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वी आकार की घाटी, सबसे पहले नदियां लंबवत अपरदन करे, पहाड़ों के अंदर जहां नदियां प्रवाहित होती है, पहाड़ों को काटती है तो लंबवत अपरदन करती है। लंबवत अपरदन करने का मतलब यह है गहराई में अपरदन करती है। तो गहराई में पार्श्व अपरदन कम होता है, लंबवत अपरदन ज्यादा होता है, तो वी आकार की घाटी बनती है। कैसी घाटी बनती है, वी आकार की घाटी बनती है। और जब वी आकार की घाटी का विस्तृत स्वरूप बनता है तो वो गारज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गारज का निर्माण करती है। और गारज का भी विस्तृत पार्श्व अपरदन ज्यादा होता है, वो किसका निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आपकी अपरदनात्मक शिलाकृतियां, तीन शिलाकृतियों के बारे में हमने बताया है। और इसके एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो गार्ज के रूप में आप देखते हैं नर्मदा घाटी पर, जो जबलपुर के अंतर्गत नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट संगमरमर गार्ज के रूप में विश्वविख्यात है। तो जबलपुर के पास में गार्ज की यदि बात करूं भारत के अंतर्गत, तो जबलपुर, जबलपुर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर जो गार्ज है, नर्मदा नदी पर जो गार्ज है, तो गार्ज का क्या नाम है, भेड़ घाट, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट। एक सेकंड के लिए, भेड़ा घाट संगमरमर गार्ज, संगमरमर गार्ज, ये आपका विश्वविख्यात है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर, जबलपुर के अंतर्गत है। ये संगमरमरी गार्ज है, संगमरमर, संगमरमरी गार्ज, संगमरमरी गार्ज बोलते हैं। भेड़ा घाट के अंतर्गत ये जो विस्तृत स्वरूप है उसके रूप में होता है। इसी प्रकार से गार्ज के बारे में आपने अध्ययन किया है, विस्तृत स्वरूप होता है। इसके बाद में कैनियन की यदि हम बात करूं, कैनियन की होता क्या होता है, उसका विस्तृत स्वरूप बन जाए तो कैनियन बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो ग्रैंड कैनियन, जो अमेरिका के अंतर्गत कौन सा, कोलोराडो नदी पर, कैनियन की यदि मैं बात करूं, नदी का जो गार्ज का विस्तृत स्वरूप, कैनियन की यदि मैं एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो आपका आता है अमेरिका, यूएसए के अंतर्गत, यूएसए के अंतर्गत कोलोराडो नदी के पार, कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर आपका कौन सा गार्ज है, आपका ग्रैंड कैनियन गार्ज है। कोलोराडो नदी पर एरिजोना प्रांत के अंतर्गत ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। और एरिजोना प्रांत यूएसए के एरिजोनो, एरिजोना प्रांत के अंतर्गत है, एरिजोना प्रांत के अंतर्गत।
तो हम कैनियन की बात की, हमने वी आकार की घाटी की बात की, गार्ज की बात की। गार्ज का एग्जाम्पल नर्मदा घाटी के आप ध्यान रखना बेड़ाशंकर पर है। इसका विस्तृत स्वरूप होता है वो कैनियन होता है, और कैनियन का एग्जाम्पल कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन के रूप में है। तो ये हमने स्थलाकृतियों के रूप में बात की। इसके बाद में हम और स्थलाकृतियों के रूप में देखें तो आपके महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है, वो होती है जलप्रपात। क्या होती है? जलप्रपात। जलप्रपात का निर्माण। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी किसी पहाड़ी से निकलती है, जब पहाड़ से निकलती है, पहाड़ से निकलकर दूसरे स्वरूप में मैदानी इलाकों में जब प्रवेश करती है, तो पहाड़ का जो नदी काट के आती है, लेकिन क्या होता है, पहाड़ पर अलग अलग प्रकार की चट्टानों निर्मित होती है। किस प्रकार से? जब चट्टानें क्षैतिज रूप में विस्तृत हो, या फिर चट्टान क्या हो, ऊर्ध्वाधर स्वरूप में विस्तृत हो। किस रूप में हो? ऊर्ध्वाधर डाइक के रूप में हो। क्या रूप में हो? डाइक। डाइक के रूप में आपने देखा होगा जब चट्टानों का निर्माण हुआ, हमने अग्नि चट्टाने के बारे में पढ़ा था, चट्टानें पढ़ी थी। जब चट्टानें क्या होती है, अंतर्जात चट्टानें जब आपके लंबवत रूप में आपके जमा हो जाए, उसको डाइक कहते थे। तो लंबवत रूप में जब चट्टानों का निर्माण हो और क्या हो, नदी यहाँ प्रवाहित हो रही हो, ये कठोर चट्टान हो या यहाँ पर कोमल चट्टान हो, मुलायम चट्टान हो, मुलायम चट्टान का जब अपर्दन हो जाता है, मुलायम चट्टान का अपर्दन हो जाता है, और कठोर चट्टान का क्या होता है, अपर्दन नहीं होता है, तो यहाँ से जब नदी प्रवाहित होती है, नीचे की ओर आती है, तो नीचे की ओर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर जल एक ही भाग से नीचे गिरता है, उसको हम प्रपात बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रपात बोलते हैं। और जल प्रपात मतलब जल का प्रवाह नीचे की ओर होता है, उसको जल प्रपात बोला जाता है। एक कंडीशन तो जल प्रपात की ये है। दूसरी कंडीशन, जब चट्टानें क्षैतिज रूप में हो, क्षैतिज रूप में कठोर मुलायम कठोर मुलायम कठोर मुलायम के रूप में क्षैतिज रूप में प्रवाहित हो रही हो, और जल क्या होता है, नीचे वाली जो चट्टानें होती है, नीचे वाली जो मुलायम चट्टानें होती है, उनका क्या कर देती है, वो बचाव कर देती है, क्योंकि ऊपर चट्टान होती है वो कठोर होती है, और यहाँ नीचे की ओर जल गिरता है, वहां उसको भी क्या बोलते हैं? प्रपात बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, इसके दौरान सीधा ही जल नीचे की ओर गिरता है, लेकिन क्या होता है, जब जल नीचे की ओर आता है, तो जल नीचे की ओर जहाँ मुलायम चट्टान होती है, उसका क्या कर देती है? अपर्दन कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ अपर्दन हो जाए, या मुलायम चट्टान, ऊपर वाला कठोर चट्टान अपर्दन नहीं होता और नीचे की चट्टानों के रूप में अपर्दन हो जाए, तो ये ऊपर वाला भाग एक बाहर निकला हुआ भाग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बाहर निकला हुआ भाग दिखाई देता है। तो जलप्रपात के दौरान भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित हो सकती है, जिसके अंतर्गत एक आती है छत्रक शिला। कौन सी? छत्रक शिला। छत्रक शिला के रूप में मतलब क्या हुआ, छत्रक एक छत्र के रूप में, शिलाखंड के रूप में ऊपर दिखाई देता है, वो उसको बोलते हैं छत्रक शिला। छत्रक शिला क्यों कब बनता है? जब चट्टानें कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में विस्तृत हो, विस्तृत होने पर कठोर चट्टान ऊपर होती है, ऊपर होने की वजह से नीचे वाली चट्टानों का सीधा रूप से अपर्दन नहीं करने देती, लेकिन यहाँ चट्टान ने जब जलप्रपात नीचे गिरता है, तो यहाँ बीच में जो कठोर चट्टानें कोमल मुलायम चट्टान होती है, उसका अपर्दन कर देती है। अपर्दन करने की वजह से यहाँ से क्या हो जाता है? अपरदित हो जाती है। ऊपर जो कठोर वाला चट्टान भाग होता है, वो एक छज्जे के रूप में, छत्रक के रूप में दिखाई देता है, इसलिए उसे छत्रक शिला कहते हैं। और जब यह सीधे रूप में भी हो, वो भी जलप्रपात ही बनता है, तो सीधा जलप्रपात, खड़ा जलप्रपात बोला जाता है। ठीक है, छत्रक शिला आकृति बन गई, जलप्रपात के रूप में बन गई। इसी प्रकार और जलप्रपात कैसे बन सकता है? और पठारी जलप्रपात भी बनता है। पठार भूमि है, पठार पर पठार के रूप में जलप्रपात सीधा भाग है, पठारी क्षेत्र है, और पठार एक ही प्रकार के चट्टान, कठोर चट्टानें होती है, उसके साथ में ही क्या हो जाए, जलप्रपात नीचे गिरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पठार। जनाची का जो पठार है, वहां पर जो जलप्रपात है, तो उन जटालो प्रपात को उसको क्या बोलते हैं? पठारी जलप्रपात के रूप में ही बोला जाता है। इसके साथ है जो छत्रक शिला का एग्जाम्पल यदि बात करें, नियाग्रा जलप्रपात आप देखते हैं, यूएसए का नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात है वो छत्रक शिला का एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। छत्रक शिला क्या होती है, पठार जलप्रपात क्या होता है। एक होता है जो आपका निक पॉइंट प्रपात जिसे बोलते हैं, निक पॉइंट भी बनता है, निक पॉइंट। हालांकि आपके फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से थोड़ा सा हम डेप्थ में जाकर पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो ध्यान रखना। निक प्रपात होता है जब नवों में से प्रक्रिया होती है, जब एक पर्वत पठार का निर्माण हो जाए, लेकिन उसके बाद कुछ परिवर्तन हो और कुछ भाग नीचे की ओर चला जाए, कुछ भाग ऊपर उठ जाए, उस प्रक्रिया, सागर तल नीचे की ओर खिसक जाता है, सागर को नीचे की ओर, नीचे की धंसने की वजह से जिन जलप्रपात का निर्माण होता है उसे निक पॉइंट कहा जाता है। और कुछ होती है भ्रंश जलप्रपात, भ्रंश प्रपात भी बोला जाता है। एक भ्रंश होता है भ्रंश जलप्रपात, भ्रंश जलप्रपात, इसको भी ध्यान रखना। ये जलप्रपातों के प्रकार है कौन से? छत्रक शिला है, पठारी जलप्रपात है, निक पॉइंट है, भ्रंश है। तो ये सब जलप्रपात के भाग है, और किस प्रकार से बनते हैं वो हमने बताया था। भ्रंश क्या होता है? जब आपके जब दो
चट्टाने जो दो स्वरूप है एक दूसरे विपरीत दिशा में चले जाए, एक भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तो नीचे धंसने की वजह से जलप्रपात का नदियां प्रवाहित होती है, जलप्रपात का निर्माण हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश जलप्रपात बोलते हैं। और आप नर्मदा नदी घाटी पर जो जलप्रपात देखते हैं वो भी एग्जाम्पल किसका है, वो एग्जाम्पल भी आपका भ्रंश जलप्रपात का ही है, एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज को जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हमें बात करूं आपके किसका निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण हो चुका है। जलप्रपात के निर्माण के बाद में यदि मैं बात करूं तो आपके होता है जल गर्तिका, मतलब पॉट हॉल्स जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट स्थलाकृतियों के रूप में यदि मैं बात करूं तो आपकी स्थलाकृति आती है पॉट हॉल्स। तीसरी स्थलाकृति के रूप में अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की बात कर रहे हैं, पॉट हॉल्स, पॉट हॉल्स या जल गर्तिका। जल गर्तिका, जल गर्तिका क्या होती है, जल गर्त का मतलब खड्डा होता है, गहरा खड्डा होता है। जब जलप्रपात के रूप में जब नदियां यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ जलप्रपात बना रही है, प्रपात के दौरान धरातल पर क्या होता है, चट्टानें होती है, उस चट्टानों में खड्डा बना देती है। क्या बना देती है, खड्डा बना देती है, बार बार नीचे गिरेगी तो खड्डा बना देती है, गर्त का निर्माण कर देती है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, जल गर्तिका बोलते हैं या पॉट हॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉट हॉल्स बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, अपरदनात्मक स्थलाकृति है या निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, या फिर कई बार आता है काष्ठ स्थलाकृति है, या पवनों के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो जल पोर्ट हॉल्स जल गर्तिका कैसी स्थलाकृति है, जल अपरदनात्मक स्थलाकृति है। जब जलप्रपात बनाती है नीचे गिरती है तो यहाँ पूछो हॉल्स का निर्माण, गर्त का निर्माण कर देती है, उसे जल गर्तिका कहा जाता है। इसके अलावा जब नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नदी विसर्प का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, नदी विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प क्या होता है, जब नदी प्रवेश करती है नदी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड के रूप में गति नहीं करती, गति एकदम सीधे गति के रूप में गति नहीं करती है। तो नदी क्या करती है, नदी आपका हल्का सा उसमें वलन टाइप से विसर्पण होता है। नदी के अंदर क्या होता है, विसर्पण होता है, इसको विसर्पण कहते हैं। विसर्पण के दौरान नदियों क्या क्या होता है, नदियों का कटाव और जमाव की परिस्थिति बनती है। जब जमाव बनता है तो नदियां यहाँ से जो कटेगी, यहाँ वाला भाग को कटाव करेगी और यहाँ आगे जाकर यहाँ जमाव करेगी, फिर वापस आगे सामने वाले भाग का कटाव करेगी और वहां वापस जमाव करेगी। इस टाइप से जब नदियां चलती है तो इसका विसर्पण धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब विसर्पण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको जिस इस प्रकार से बढ़ जाता है तो ऐसी स्थलाकृतियों को मियांडर बोलते हैं। कौन सी स्थिति बन जाती है, मियांडर। क्या बन जाता है, मियांडर। जब विसर्पण नदियों का बहुत ज्यादा बढ़ जाए उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, उसको मियांडर बोलते हैं। और जब मियांडर से भी ज्यादा विसर्पण हो जाता है, किससे ज्यादा, मियांडर से भी ज्यादा विसर्पण हो जाए तो उस परिस्थिति के अंतर्गत, नदी के अंतर्गत जब विसर्पण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये वाला भाग एकदम आपके दूसरी वाले भाग से एकदम नजदीक में चली जाती है। नजदीक चले जाने पर यहाँ पर कटाव बहुत ज्यादा बढ़ता है, इधर से कटाव बढ़ता है। कटाव के बढ़ने की वजह से ये नदियां कई बार क्या होती है, सीधी यहाँ से विसर्पण के माध्यम से सीधी प्रवाहित होने लग जाती है। सीधी प्रवाहित होती है तो सीधी प्रवाहित होने की दृष्टि के डायरेक्ट नदी जब प्रवेश कर जाती है तो ये एक प्रकार की झील का पीछे वाला भाग ये पीछे रह जाता है और एक झील का निर्माण कर देती है। ये किसका निर्माण कर देती है, झील का निर्माण कर देती है। ये नदियों का जल इसमें प्रवाहित हो जाता है लेकिन नदी है वो अपना मार्ग सीधा कर लेती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मियांडर हो चुका होता है, झील बन जाती है। और ये झील की आकृति कैसी होती है, उसे गोखुर झील, गाय के खुर के समान झील बन जाती है, इसीलिए इसे गोखुर की झील कहते हैं। इसका कहते हैं, गोखुर झील का निर्माण कर देती है। तो हमने क्या पढ़ा, नदियों के विसर्पण के दौरान, जिन नदियों के विसर्पण के दौरान जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है तो सबसे पहले नदी सीधी फॉरवर्ड के रूप में ना बल्कि हल्का विसर्पण करती है। लंबे समय तक अपरदन और जमाव की वजह से उसमें मियांडर आ जाता है। मियांडर का जब विस्तृत स्वरूप होता है तो नियंत्र कटाव करके नदी सीधी क्या करती है, सीधी ही नदियां रूप में प्रवाहित हो जाती है। और जब सीधी ही नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाएगी तो एक भाग पीछे छूट जाता है और पीछे छूट जाता है उसका आकार कैसा होता है, गाय के पैर के खुर के समान।
किसके समान? गाय के पैर के खुर के समान। तो गाय को गो बोलते हैं, तो गोखुर झील का निर्माण कर देती है। किस झील का निर्माण कर देती है? गोखुर झील का निर्माण कर देती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? कहता है कि गोखुर झील कैसे निर्मित होती है? तो नदियों के अपरदनात्मक स्वरूप के माध्यम से जो शिलाकृतियां रूप निर्मित होती है उसके अंतर्गत ही आता है आपका विसर्पण के स्वरूप के अंतर्गत गोखुर झीलों का निर्माण या चाप झील का निर्माण या ऑक्सबो लेक कहते हैं। इंग्लिश में यदि बात करें, ऑक्सबो लेक, लेक का मतलब जी, एक्स का मतलब जो गाय है, बैल है, गोवंश है, गोवंश के खुर के समान ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें, विसर्पण हो गया। विसर्पण के बाद में यदि हम बात करें आपके किसका निर्माण होता है? संप्राय मैदान का निर्माण होता है। आकृति के रूप में किसका निर्माण होता है? संप्राय मैदान, संप्राय मैदान का रूप में निर्माण होता है। जिससे संप्राय मैदान क्या होता है? जब नदियां प्रवाहित होती है तो प्रवाह के दौरान नदियों का विस्तृत स्वरूप में मैदानी क्षेत्रों में अपर्दन हो जाए, एक तो उसमें एक मैदान का रूप में निर्माण हो जाता है, बहुत विस्तृत रूप में अपर्दन हो जाता है और बीच बीच में कुछ क्या होता है? स्थल भाग पीछे रह जाता है और बीच बीच में क्या हो जाता है? जो चट्टाने जिसका अपर्दन ना हो वो भाग पीछे रह जाए और विस्तृत स्वरूप में क्या हो जाए? अपर्दन हो जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं? संप्राय मैदान बोलते हैं या उसे पेनी प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या होता है? नदियों के अपर्दन के माध्यम से जो मैदानों का निर्माण हुआ है उसे पेनी प्लेन या संप्राय मैदान बोलते हैं। और बीच बीच में जो ये भाग, जो बीच में भाग जो चट्टाने हैं, जो कठोर चट्टाने हैं जिसका अपर्दन नहीं हुआ है, उसको मोनोकनॉड बोलते हैं। मोनोकनॉड, मोनोकनॉड, मोनाकनॉड बोलते हैं, मोनाकनॉड बोलते हैं। और जो मैदान निर्मित हो जाता है संप्राय मैदान को पेनी प्लेन बोलते हैं। संप्राय मैदान को क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन बोलते हैं या संप्राय मैदान बोलते हैं। ये आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। हमने अभी तक क्या बात की है? हमने अभी तक जो बात की है उसके बारे में बता दूं। हमने बात की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। सबसे पहले नदी घाटी के बारे में। नदी या घाटी, वी आकार की घाटी कहाँ बनती है? नदियों के अपर्दन के माध्यम से बनती है। नई अध्ययन घाटी का पार्श्व विभाजन हो जाए, उसका पार्श्व अपर्दन होता है तो गार्ज का निर्माण होता है। गार्ज का निर्माण एग्जाम्पल नर्मदा घाटी जबलपुर के अंदर भेड़ा घाट संगमरमरी गार्ज है, वो आपका नदियों के निर्मित पार्श्व अपर्दन के निर्मित गार्ज है। इसकी उसका गार्ज का विस्तृत स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में जब अपर्दन हो जाए उसको कैनियन बोलते हैं। कैनियन का एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए के अंदर एरिजोना प्रांत के अंतर्गत कैलोराडो नदी में ग्रांड कैनियन उसका एग्जाम्पल्स के रूप में बात की थी। इसके बाद में बात की जलप्रपात का निर्माण होता है और जलप्रपात का निर्माण भी बताया था कि जब पहाड़ों से नदी एकदम अचानक रूप से ऊपर से नीचे की ओर एक नीचे की जल गिरता है उसे जलप्रपात बोला जाता है। और जलप्रपात के रूप में वहां चट्टानों का स्वरूप कैसा है उस प्रकार से भी जलप्रपातों का निर्माण होता है। जब चट्टाने कठोर और मुलायम चट्टाने क्षैतिज रूप में हो तो उसमें अलग अलग प्रकार से बीच मुलायम वाली चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, उसकी वजह से यह सतर्क शिलाओं का निर्माण होता है जिसमें नियाग्रा प्रपात के रूप में। जब चट्टाने कठोर और मुलायम चट्टाने एक डाइक के रूप में लंबवत रूप में खड़ी हो, ये क्षैतिज रूप में थी, ये ऊर्ध्वाधर रूप में खड़ी हो, तो क्या होता है? सीधा जलप्रपात के रूप में बनता है। और पठारी भूमि से जलप्रपात बने, पठारी जलप्रपात। निक पॉइंट जब आपका क्या हो, आपके नवनमेशीकरण हो या फिर वापस से कुछ चट्टानों का या पहाड़ियों का उत्तान हो या नीचे भ्रंशन हो, सागर तल का नीचे का और बैठना हो, तो निक पॉइंट के रूप में जलप्रपात बनता है। भ्रंश प्रपात जब होता है जब चट्टाने का तनावमूलक बल की प्रक्रिया के दौरान एक भाग नीचे की ओर प्रवाहित हो जाए तो नीचे की ओर चला जाता है, उससे जो जलप्रपात बनता है वो भ्रंश प्रपात बनता है। वो भी नर्मदा घाटी के अंतर्गत हमने बात की थी। इस प्रकार से जलप्रपात के बारे में बात की। फिर हमका जलप्रपात होता है जब नीचे गिरता है पानी तो चट्टानों के अंदर होल्स बना देता है। क्या बना देता है? कुछ छोटे छोटे गर्त का निर्माण कर देता है, उसे जल गर्तिका बोलते हैं या पॉट होल्स बोलते हैं। ये भी बात की थी। इसके अलावा नदियों का विसर्पण, जब नदियां मैदानी इलाकों में जब प्रवाहित होती है प्रवाह के दौरान विसर्पण करती है, बल खाती हुई नदियां चलती है, बल खाती चलती हुई बहुत लंबे समय नदियां चलती है, उसमें विसर्पण की वजह से, अपर्दन की वजह से उसमें मियांडर बन जाते हैं। और मियांडर का विस्तृत स्वरूप के बाद दौरान जब बहुत ज्यादा कटाव हो जाए तो नदियां मियांडर को पार करते हुए सीधे प्रवाहित होने लगती है और जो भाग एक बीच है उसको छोड़कर नया मार्ग बना देती है। तो पीछे जो भाग बन जाता है वो एक झील का निर्माण कर देती है, उसे गोखुर या ऑक्सबो लेक झील कहा जाता है। इसके बाद में जो स्थलाकृतियां बनती है, मैदानी सब कुछ अपर्दन करते हुए मैदानी क्षेत्र के रूप में निर्माण कर दे, प्लेन के रूप में निर्माण कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? संप्राय मैदान, जिसे पेनी प्लेन्स या जिसमें जो भाग अपर्दन नहीं हो, चट्टानों के रूप में जमा हो गया हो, उसे मोनोकनॉड कहा जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया है अभी तक चर्चा
कर दी है। मोनाड नॉक कहते हैं, मोनाड, मोनाड नॉक, यहाँ क है और यहाँ ड है, मोनाड नॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनाड नॉक कहते हैं। ये हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं नदियों के निक्षेपण के कार्य। नदियों के क्या कार्य है? नदियों के निक्षेपणात्मक कार्य, निक्षेपण, निक्षेपणात्मक कार्य के दौरान निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है? कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है जो निक्षेपण के माध्यम से बनती है? तो सबसे पहले यदि स्थलाकृति की बात करूं तो वो आती है एल्वल फैन या जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख होता है। और हम साथ में बात करेंगे जलोढ़ शंकु की बात करेंगे, जलोढ़ शंकु या कौन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, कौन की बात करेंगे। जब नदियां ऊपर से पहाड़ों से नीचे मैदानी इलाकों के अंतर्गत प्रवेश करती है, जब पहाड़ों से मैदानी के इलाकों के अंतर्गत प्रवेश करती है तो प्रवेश के दौरान जब नदियां पीछे नीचे की ओर आती है तो अपने साथ में अवसाद लेके आती है। क्या लेके आती है? अवसाद लेके आती है। तो अवसाद, महीन जो अवसाद होते हैं, बारीक जो हमारे अवसाद होते हैं, वो उसका जमाव एकदम धरातल के साथ में नहीं ढो पाती है, नदियों अपने साथ में प्रवाहित नहीं करती, वो लेकर अवसाद तुरंत ही नदियों के रूप में जमा हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है? जलोढ़ पंख बोला जाता है। लेकिन बड़े बड़े कण होते हैं जो ऊपर से लुढ़क के आते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों के साथ में जब प्रवाहित होती है तो नदियों के साथ में जो ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ नदी जब प्रवाहित होती है या मैदानी इलाकों के अंदर जब प्रवेश करती है, प्रवेश के दौरान बड़े बड़े जो कण होते हैं वो आगे प्रवाहित नहीं हो पाते, आगे प्रवाहित नहीं हो पाते। तो लुढ़क कर ये बड़े बड़े कण, बड़े बड़े पत्थर जो लुढ़क कर गोलाकार, गोलास्म के रूप में जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन के रूप में जब जमा हो जाता है उसको जलोढ़ शंकु बोलते हैं, एल्वल कौन बोलते हैं, जलोढ़ शंकु बोलते हैं, जलोढ़ शंकु बोलते हैं। और वहीं बारीक महीन कण होते हैं, बारीक महीन कण होते हैं, बारीक महीन कण क्या करते हैं? बारीक महीन कण क्या होता है? बिल्कुल बारीक यहाँ पर जमा हो जाता है, उसे जलोढ़ शंकु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ शंकु बोलते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? ये दोनों स्थलाकृतियाँ कहाँ बनती है? ये दोनों स्थलाकृतियाँ जस्ट पहाड़ों से जैसे ही नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, सबसे पहले जो निक्षेपण के रूप में स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो दोनों इन्हीं प्रकार की स्थलाकृतियों के रूप में निर्माण होता है। और जलोढ़ शंकु जो होता है, जिसे हम भाबर और तराई वाला रीजन बोलते हैं, भाबर बोलते हैं ना, भाबर, भाबर वही इलाका होता है जहाँ नदियाँ प्रवेश करती है। बड़े बड़े पत्थर गुलास्म के रूप में होते हैं, गुलास्म के रूप में जब जमा हो जाता है नदियाँ, उसके अंदर पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर समाहित हो जाती है। एक बार के लिए नदियाँ लुप्त हो जाती है क्योंकि दिखाई नहीं देती, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर में ही नदियाँ क्या जाती है? समा जाती है। बड़े बड़े पत्थरों का जो जमा होता है उसे ही जलोढ़ कौन कहते हैं, जी यहाँ कहते हैं जलोढ़ शंकु बोलते हैं। और जो महीन बारीक, एकदम बारीक कण होते हैं, उसका जमाव पंख के रूप में हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उसे जलोढ़ शंकु बोलते हैं या जलोढ़ पंख बोलते हैं, फैंस बोलते हैं, जलोढ़ एल्युअल फैंस बोलते हैं। ये बात समझ में आई? फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जो निक्षेपणात्मक यदि स्थलाकृतियों की यदि हम बात करें तो इसके बाद में स्थलाकृति बनती है प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। ये भी इस प्राकृतिक तटबंध के बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्राकृतिक तटबंध किसके निर्मित स्थलाकृतियां हैं? पवन द्वारा निर्मित है या फिर नदियों के द्वारा निर्मित है या फिर काष्ठ के द्वारा निर्मित है या फिर आपके हिम के द्वारा निर्मित है? तो कंफ्यूजन हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, नदियों के द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के रूप में प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है गुरुजी, हमें बताइए। जब नदियां स्थायी रूप से अपना मार्ग में रूप में प्रवाहित होती है, नदियां क्या करती है? अपने स्थायी रूप से जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी स्थायी रूप से अपने मार्ग के पास में जब प्रवाहित हो रही होती है तो प्रवाह के दौरान उसके साइड वाले भाग में एक तटबंध का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? तट का निर्माण कर देती है, जो नेचुरल वे से अपने जो अवसाद आता है अवसादों को जमाव कर देती है और उसका लंबवत अपर्दन करके नदी अपना मार्ग बना देती है। साइड में जो किनारा बनता है उसको हम तटबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटबंध। और उससे प्राकृतिक तटबंध होता है। वो कैसा होता है? तो प्राकृतिक तटबंध होता है। कई बार ऐसा होता है जब प्राकृतिक तटबंध नदियों का वेग ज्यादा हो, नदियों के अंतर्गत जल की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो, आपूर्ति के दौरान क्या होता है? नदियों का तटबंध टूट जाता है और जब टूटता है तो उसमें बाढ़ आ जाती है। क्या आती है? बाढ़ आती है। और कई बार देखते हैं जैसे कि आपकी बहुत सारी नदियों के अंतर्गत, बिहार के अंदर देखते हैं, चीन के हवांगो नदी के अंतर्गत देखते हैं, जो क्या करती है, प्रतिवर्ष नदियों के अंदर जल ज्यादा आता तो बाढ़ आ जाती है। उसमें होता तटबंधों का क्या हो जाए? तटबंधों का टूटना प्रक्रिया होती है। उस टूटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तटबंध टूटने की वजह से बाढ़ का निर्माण हो जाता है। तो
नदियों के साइड में जो कटक का निर्माण होता है, कटक के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, तो उसको प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं। और कई बार नदियों के तटबंध टूट जाने से बाढ़ आती है, जिसे क्या कहते हैं, नदियों का शोक बोलते हैं। जैसे चीन की शोक किस नदी को बोलते हैं, हुआंगो नदी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुआंगो नदी को चीन का शोक बोला जाता है, क्योंकि उसके तटबंध बाहर बाहर क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। हम तटबंधों की बात कर ली। अब हम बात करें नेक्स्ट शिलाकृति के रूप में। नेक्स्ट शिलाकृति कौन सी है, नेक्स्ट शिलाकृति है डेल्टा का निर्माण। कौन सा निर्माण, डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा का निर्माण क्या होता है, डेल्टा के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। डेल्टा, पहले चर्चा ये है, डेल्टा नदियों के अपरदनात्मक शिलाकृति नहीं होकर नदियों के निक्षेपणात्मक शिलाकृति है। कैसी शिलाकृति है, निक्षेपणात्मक शिलाकृति है। जब नदियों अपने अंत में समुद्र में जब प्रवाहित होती है, समुद्र में जब मिलती है, उससे पहले नदियों का अवसाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अपने साथ में अवसाद बढ़ जाता है। अवसाद बढ़ने की वजह से, अवसाद बढ़ने की वजह से जब नदी या प्रवेश कर रही है समुद्र के अंतर्गत, अवसाद बढ़ने की वजह से क्या करता है, उसका अवसाद का जमाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जमाव बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, जमाव के कारण नदियां अंत में जाकर अलग अलग भागों में क्या हो जाती है, टुकड़ों में वितरित हो जाती है और शेपिकाओं का निर्माण कर देती है। शेपिकाओं, जमाव छोटे टुकड़ों में प्रवाहित होकर नदियां अंत में जाकर समुद्र में गिरती है, और समुद्र में गिरने से पहले नदियां अपने पास में जो भी अवसाद लेके आती है, विस्तृत स्वरूप में यदि जमाव कर दे, उस जमाव को ही हम क्या बोलते हैं, उस जमाव को ही डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा शब्द का प्रयोग है वो नील नदी घाटी पर, नील नदी, अफ्रीका के अंदर नील नदी है, नील नदी घाट, नील नदी के समुद्र में प्रवाहित होने पर डेल्टा का निर्माण होता है। उसके जगह पर, उसके लिए हेरोडोटस महोदय ने निर्माण किया था। हेरोडोटस, हेरोडोटस ने इसके किसका प्रयोग किया, हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, डेल्टा, हेरोडोटस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस महोदय ने किया था। और नील नदी घाटी, नील नदी के किनारे पर आपके डेल्टा का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और उसको अलग अलग डेल्टाओं को भी हम, उसकी आकृति किस प्रकार से निर्मित होती है, उस आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहले तो ये समझ में आया, डेल्टा नदियों के अवसादजनक या फिर जमाव निक्षेपण की प्रक्रिया से जो निर्मित होती है, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा निर्माण होता है। और डेल्टा को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला डेल्टा है चापाकार डेल्टा। कैसा निर्माण होता है, चापाकार डेल्टा। कैसा डेल्टा, चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा का मतलब होता है चाप। चाप किसको बोलते हैं, इंद्रधनुष को भी चाप बोलते हैं। जब इंद्रधनुष तानते हैं तो चाप के रूप में जब हो जाता है, ये जैसे ये चाप के रूप में, चापाकार स्वरूप में जब निर्माण हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको चापाकार डेल्टा या धनुषाकार डेल्टा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब जैसे आपके गंगा यमुना नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है, या फिर आपका नील नदी का डेल्टा बनता है, वो डेल्टा कैसा होता है, चापाकार या धनुषाकार डेल्टा होता है। एक नंबर पर ये डेल्टा। दूसरा डेल्टा प्रकार यदि पूछा है, पक्षी के पंजानुमा डेल्टा। कैसा, पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा क्या होता है, पंजाकार डेल्टा तब निर्माण होता है जब अवसाद होता है वो घुलन प्रक्रिया के द्वारा होता है, बहुत महीन कण होता है, वो बहुत लंबी दूरी तक क्या करता है, वो प्रवाहित होता है। तो समुद्र में गिरने पर, समुद्र में गिरने पर वो इस प्रकार से अवसादों को अलग अलग पाइप से नदियां प्रवाहित होती है, अलग अलग भागों के रूप में कण को ले जाता है, और धीरे धीरे करके थोड़ा सा करके उसका जमाव करता है। जमाव करने के दौरान क्या होता है, ये पक्षी होता है, पक्षी के पंजे होता है, पंजाकार, पंजे के समान नदियों के रूप में उसका जमाव यदि करता है, तो वो डेल्टा पक्षियों के पंजे के स्वरूप के आकृति का दिखाई देता है, इसीलिए उसे पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मिसिसिपी नदी के रूप में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पंजाकार डेल्टा का। किस नदी का है, मिसिसिपी नदी आपका एग्जाम्पल है। किस नदी का, पंजाकार डेल्टा का। सर्वाधिक शानदार एग्जाम्पल है मेक्सिको के अंतर्गत मिसिसिपी नदी है, वो पंजाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है। कौन सी, देखो मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी पर जो डेल्टा बनाती है वो कैसा डेल्टा है, वो पंजाकार डेल्टा है। और यदि हम चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल देखें तो आपका आता है गंगा नदी, गंगा नदी और नील नदी, नील नदी, ये चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है। और मिसिसिपी नदी है, वो पंजाकार डेल्टा का निर्माण होता है। ये मेक्सिको के अंतर्गत पाई जाती है। मिसिसिपी नदी कहाँ पे है, मेक्सिको के अंतर्गत है। और हम यदि बात करें डेल्टाओं के प्रकार के बारे में, तो कुछ कोई डेल्टा होती है
आपके जवार नदमुख डेल्टा, तीसरे प्रकार का यदि डेल्टा पूछा जाए, जवार नदमुख, जवार नदमुख डेल्टा। जवार नदमुख डेल्टा क्या होता है? जवारीय, जहां अवसाद बहुत कम हो, नदियां बहुत लंबी दूरी से प्रवाहित नहीं होकर थोड़ी दूरी से प्रवाहित हो रही हो, तो जवार नदमुख बनती है, एस्चुरीज का निर्माण होती है। इसमें एस्चुरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्चुरीज का निर्माण होता है, उसे जवार नदमुख डेल्टा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल यदि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जो नदी चलती है, जैसे नर्मदा है, जैसे तापी नदी है, नर्मदा नर्मदा है, तापी नदी है, ये नदियां जो निर्मित करती है, उसके दौरान जो डेल्टा का निर्माण होता है वो एस्चुरीज डेल्टा होता है। यहाँ अवसाद का बहुत ज्यादा जमाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके साथ में अवसाद की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसे एस्चुरीज डेल्टा या जवार नदमुख के रूप में डेल्टाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं रुंडित डेल्टा, रुंडित डेल्टा क्या होता है? रुंडित डेल्टा होता है जब जब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का निर्माण प्रोग्रेसिव टाइप से ना होकर अवरोधक के रूप में हो जाए, या सागरीय डेल्टा का निर्माण तो होता है, लेकिन डेल्टा का निर्माण क्या होता है? सागरीय तरंगों के द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है? वापस से निक्षेपण कर दिया जाता है, वापस से तोड़ दिया जाता है। तोड़ने की वजह से जिस डेल्टा का निर्माण होता है उसे रुंडित डेल्टा भी कहा जाता है। या फिर परित्यक्त डेल्टा की बात करूं, या पालीयुक्त डेल्टा की बात और भी होते हैं। कुछ छोटे छोटे रूप में यदि बात करूं, पाल युक्त, जिसमें होता है पाली, लोब के समान जो डेल्टा बनता है उसे पाल युक्त डेल्टा कहते हैं। और अवरोधक डेल्टा के रूप में जब डेल्टा एक होता है प्रोग्रेसिव डेल्टा, वृद्धि कारक डेल्टा, एक होता है अवरोधक डेल्टा। प्रोग्रेसिव डेल्टा जो क्रमबद्ध अभी भी डेल्टाओं का निर्माण, अवसाद का जमाव हो रहा, समुद्र की ओर विस्तृत स्वरूप हो रहा है, उसको हम प्रोग्रेसिव डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा नदी का डेल्टा। कुछ डेल्टा वो होते हैं जो आपके अवरोधक के रूप में नहीं होता, अवरोधक के रूप में होता है, आगे उसका विकसित स्वरूप नहीं बन रहा है, डेल्टा का नव निर्माण नहीं हो रहा है, अवरोधक के रूप में है, उसको हम अवरोधक डेल्टा कहा सकते हैं। और कुछ डेल्टा ऐसे होते हैं परित्यक्त डेल्टा के रूप में, जिनका डेल्टा पहले डेल्टा था, लेकिन वर्तमान में नदी का डेल्टा क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है, और उस परिवर्तन की दशा को हम क्या कहते हैं? दूसरा डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर दिया है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पहले होंगो नदी, होंगो जैसे सॉरी उसमें आपके एग्जाम्पल के दौरान गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम भाग में हुगली नदी प्रवाहित होती थी, हुगली नदी डेल्टा बनता था। उसके बाद में थोड़ा विस्तृत स्वरूप, बहुत वाला पीछे वाला भाग पीछे रह गया, नया डेल्टा का निर्माण कर रहा है। जो पीछे रह गया भाग है उसे परित्यक्त डेल्टा के रूप में कहा जाता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ लिया है? नदी के कार्य के बारे में पढ़ा है। नदी के कार्यों के बारे में हमने शानदार तरीके से अध्ययन कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5 मिनट, टाइम कितना हो गया है? 5 मिनट एक बार रिवीजन कर ले फटाफट से। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हम नदी के कार्य के रूप में हम उसके बैकग्राउंड्स को पढ़ा, उसके परिचय को पढ़ा, नदी के कार्य, अपरदन कार्य, परिवहन और निक्षेपण के कार्य को पढ़ा, और स्थलाकृतियों का निर्माण, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा, अपरदनात्मक नदी घाटी, जलप्रपात, नदी वेदिका का निर्माण, संरचनात्मक सोपानों का निर्माण, नदी विसर्प, संप्राय मैदान का निर्माण, जलोढ़ पंख, जलोढ़ कोण, बाहर निर्मित मैदान, डेल्टा का निर्माण हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। परिचय के रूप में पढ़ा था कि जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, और उसके अंतर्गत दो बार अंतर जाता है, एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स लगता है। एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत डायस्ट्रोफिक फोर्स एंड सडन एंडोजेनेटिक फोर्स लगता है, और एक्सोजेनेटिक फोर्स बहिर्जात बल के अंतर्गत जो पवन है, नदी है, हिम है, सागरीय तरंगों के माध्यम से जो निर्मित होती है स्थलाकृतियां, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो उच्चावच विकास क्रम पढ़ते हैं, तो नदियों बाह्य जात बलों के माध्यम से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो भी भू आकृतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो पवनों के द्वारा हम पढ़ चुके थे। नदियों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि नदियों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती है, इसीलिए आपके सिलेबस में डाला गया है। और परिचय के रूप पढ़ा था कि नदियां जो प्रवाहित होती है उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर प्रवाहित होती है, ग्रेविटेशन फोर्स उसमें महत्वपूर्ण कारक होता है। नदियां स्थायी, अस्थायी, या बहिर जो समुद्र में गिरती है, या आंतरिक नदियां जो आंतरिक भाग में ही नदियां प्रवाहित होती है, परिचय के रूप में हमने देखा। और नदियों के जो कार्य है अपरदन के रूप में हम देखा, घुलन क्रिया द्वारा अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल गति क्रिया के द्वारा अपघर्षण होता है। नदी अपरदन शक्ति का नियम देखा था, यदि नदी का वेग दुगुना हो जाए तो अपरदन कितना बढ़ जाएगा? अपरदन 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार परिवहन शक्तियों के रूप में हमने देखा था आधार तल देखा था, एक निश्चित सीमा के बाद में अपरदन नहीं होता है। पॉवेल मोदेन 1875 के अंदर जिसे बेस लेवल कंसेप्ट या आधार तल सिद्धांत के रूप में कहा था। परिवहन किस प्रकार से होता है? कर्षण के द्वारा, लटक कर, उत्परिवर्तन के द्वारा और घूर्णन के द्वारा परिवर्तन होता है। और परिवहन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। गिलबर्ट मोदेन ने छठी शक्ति का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि नदी का वेग यदि दुगुना कर दिया जाए तो उसमें परिवहन क्षमता कितने गुना बढ़ जाएगी? परिवहन क्षमता 64 गुना बढ़ जाएगी। ये हम गिलबर्ट का
क्या था, छठी शक्ति का नियम था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। निक्षेपण जमाव को कहते हैं। शिलाकृतियों के बारे में नदी घाटी के बारे में पढ़ा। नदी घाटी का लंबवत अपर्दन होता है तो नदी घाटी वी आकार की घाटी बनती है, गार्ज बनता है, उसके बाद कैनियन बनता है। उसके बाद में हमने बात की जलप्रपात के बारे में बात की थी। इसके बाद में पॉट होल्स के बारे में, निर्माण के बारे में अच्छे से पढ़ा। नदी विसर्प के बारे में पढ़ा। नदी विसर्प से गोकुर झील, ऑक्सबो लेक झील का निर्माण होता, लेक का निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ा था। संप्राय मैदान के बारे में पढ़ा। पेनी प्लेन्स का निर्माण होता है। मोनेट नोड का निर्माण होता है, मोनेट नोड के बारे में। निक्षेपणात्मक शिलाकृति के बारे में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के बारे में बात की थी। हमने डेल्टास के बारे में बात की, डेल्टा के अलग अलग प्रकारों के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की है। तो अब निश्चित रूप से ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यदि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, प्राकृतिक तटबंध के बारे में आते हैं, अपर्दनात्मक शिलाकृतियों के बारे में, निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों के बारे में क्वेश्चन आता है, तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम यदि थ्योरी के रूप में क्लास लेंगे तो हिम के द्वारा जो शिलाकृतियों का निर्माण होता है, अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद के अंतर्गत हम तीनों टॉपिक जब पवन, हिम और नदियों के हो जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू क्लास लेके आएंगे, जो ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे और नए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको अभी तक इस क्लास को देख रहे हैं, आपको क्लास पसंद आ रही है, इस क्लास को लाइक करना है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों के साथ में शेयर करना है। और अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि शेयर करोगे, बहुत ज़्यादा शेयर करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं, उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों के साथ में शेयर करना है। और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।